वेलकम टू SNB-IC भीतपुर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो महीना अगस्त का है, अगस्त का महीना मेरे लिए बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। मुझे बहुत ही बिजी रहना पड़ता है। जो रेगुलर छात्र हैं हमारे यहाँ के कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो रेगुलर क्लास ले रहे थे पिछली बार, है ना। ये तो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें तो आप लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जो पिछला जब ऑफ़लाइन क्लास चलता था, तो जो स्टूडेंट्स ऑफ़लाइन क्लास ले रहे थे उनको मेरे बारे में पता होगा कि मैं कितना बिजी रहता था इस अगस्त महीने में। और क्यों बिजी रहता था आपको पता है। कक्षा 9, 10, 11, 12 के रजिस्ट्रेशन को लेकर के, ठीक है ना। 10 और 12 का लास्ट डेट ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ठीक है। और जो लोग अभी एडमिशन नहीं ले पाए हैं, चूँकि बोर्ड शुल्क जमा करना है, वो बोर्ड शुल्क जमा करा दें, कोई बच्चा छूटने ना पाए, ठीक है ना। और जैसे ही ये 9, 10, 11, 12 का रजिस्ट्रेशन, बोर्ड शुल्क वगैरह, सारा फीडिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगा, हम लोग सभी लोग, ठीक है ना, सभी लोग आप लोगों को ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, बहुत से बच्चे हमारे पास फ़ोन कर रहे थे। हम मई जून में जो भी हमसे हो सकता था वो मैं आपको दे रहा था मई जून में, और बहुत से स्टूडेंट्स उसका लाभ ले रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ बच्चे अभी भी फ़ोन कर रहे हैं, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, सर कोई ऐसा वीडियो अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आपके इस बात और आपके इस कमेंट का, आपके इस फ़ोन का, आपके इस मैसेज का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें लगा हाँ कि कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनती बच्चे होंगे वो कहेंगे, ठीक है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, हम वीडियो क्यों नहीं दे पा रहे हैं। कारण बस यही है, 9, 10, 11, 12 का रजिस्ट्रेशन। और जैसे ये ख़त्म होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ सारे सब्जेक्ट के बहुत अच्छे क्वालिटी वीडियोस आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मई जून में हम लगभग 30-35 वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर दे चुके हैं, ठीक। और इसमें से अधिकतम बच्चे उसका लाभ भी लिए हैं, पढ़े हैं। फिर भी अगर उसमें से कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेहिचक मैसेज करिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और कहिएगा तो मैं जो ग्रुप वाला लिंक है उसको फिर से सभी लोगों के लिए खोल दूं। लेकिन फालतू चीज़ें उसमें नहीं भेजनी है। आप लोगों ने फालतू चीज़ें भेजना शुरू कर दिया था, इसीलिए मैंने केवल और केवल एडमिन के लिए उसमें मैसेज भेजने के लिए कर दिया है, ठीक है। सारे लोग नहीं भेज सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मैं फिर उसको चालू कर दूंगा। और सारे के सारे रिक्वायरमेंट, मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास हमको चाहिए, हमको वीडियो चाहिए, अच्छा लगता है। लेकिन व्यस्तता की वजह से हम नहीं दे पाते हैं। एक भी बच्चा अगर छूट गया तो उसके भविष्य का सवाल है, ठीक है। अगर वो एग्ज़ाम नहीं देने पाएगा तो उसके भविष्य का सवाल है, इसलिए बहुत सावधानी से ये सब काम करना होता है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जान रहे हैं इस बारे में, ठीक है। तो हम लोग सारे के सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, विषय विज्ञान, और इसमें लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में, है ना, सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो 30% आपके जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये विज्ञान की बात नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट में 30% कम कर दिया गया है, ठीक। अब
क्या 30% कम किया गया, उसमें कौन कौन से ऐसे विषय वस्तु हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हटाया गया है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे साइंस की अगर हम बात करें तो देखिए केमिस्ट्री में धातु एवं अधातु, इसमें आपको जो है गुणधर्म यानी धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, उसके बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें आपको जो प्रारंभिक प्रयास हुआ करते थे तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये जो है त्रिक समूह होता, अष्टक सिद्धांत, है ना, इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ाते थे, है ना। तो ये जो त्रिक समूह है, अष्टक सिद्धांत है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, ठीक। जीव विज्ञान की अगर बात करें तो आपको जीव विज्ञान में एक पूरा यूनिट ही गायब कर दिया गया है, एक यूनिट आपको अब नहीं पढ़ना है। तो जीव विज्ञान में जो यूनिट हटाया गया है वो आपके सामने है, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। इसमें आपको जो है ये नहीं पढ़ना है, पौधों के दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, और ये जो है प्रतिवर्ती क्रिया, और उसके बाद में ये रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये सब आपको बायो में नहीं पढ़ना है, ठीक। ये पूरा यूनिट ही एक थी, उसको हटा दिया गया है, ठीक। उसके बाद में हम यहाँ चलते हैं, फिर आपके जो है फिजिक्स में आते हैं। तो फिजिक्स में प्राकृतिक संसाधन जो हुआ करते थे, जिसमें ऊर्जा के स्रोत, है ना, तो ऊर्जा के स्रोत में एक यानी बायोगैस आपको नहीं पढ़ना है, बीच से टॉपिक उठा लिया गया है, बायोगैस को आपको नहीं पढ़ना है। और हमारा पर्यावरण में जो है पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, ये बहुत अच्छा टॉपिक हुआ करता था, लेकिन ये नहीं पढ़ना है आपको, पारितंत्र और ओजोन परत का अपक्षयन ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद में अपवर्तन में आइए, अपवर्तन में जो है आवर्धन नहीं पढ़ना है, लेंस की क्षमता में नहीं पढ़ा, जो हमने आपको मई में पढ़ा दिया था, इस दोनों बातों को मैंने पढ़ा दिया था, लेंस की क्षमता भी बताया था और आवर्धन भी बताया था, ये नहीं पढ़ना है, हट गया है सिलेबस से। प्रकाश का परिकिरण भी मैंने पढ़ा दिया था, ये भी नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, है ना, ये भी नहीं पढ़ना है, ये हम आपको पढ़ा चुके थे, फिर भी इसे आपको अब नहीं पढ़ना है क्योंकि बोर्ड के द्वारा इसको हटा दिया गया है। और फिर अगला है विद्युत का प्रभाव, इसमें आपको दैनिक जीवन में उपयोग, और दैनिक जीवन में इसका उपयोग, दो चीज़ें हैं, दैनिक जीवन में उपयोग और दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसमें बीच से हटा दिया गया, यानी आपको दो जगह दैनिक जीवन में उपयोग मिलेगा। तो ये जितने भी दैनिक जीवन में उपयोग अनुप्रयोग जो भी आते हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। उसके बाद में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, ये नहीं पढ़ना है। घरेलू विद्युत परिपथ नहीं पढ़ना है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं, कैसे पेपर होगा। 70 अंक का जो लिखित होता है, 30 अंक का जो है प्रयोगात्मक जो प्रोजेक्ट होता है, जो विद्यालय से आपको 30 अंक दिए जाते थे, है ना, और उसमें जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है आप जानते हैं कि 70 में से 23 पाएंगे तो पास होंगे, 30 में से 10 पाएंगे तो पास होंगे, टोटल 33 अंक अलग अलग पास होना अनिवार्य है। 70 में से 23 और 30 में से 10 अंक पाना ये अनिवार्य है, ठीक है। जितने यूनिट हैं, यूनिट को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, ध्यान दीजिए। पहले भी 5 यूनिट हुआ करते थे, आज भी 5 यूनिट पढ़ने हैं, तो 5 यूनिट में यूनिट को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, अंक विभाजन को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। जैसे आप देख लीजिए, ये जो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, अब इसमें आपको 20 नंबर केमिस्ट्री से आता था, तो 20 नंबर केमिस्ट्री का है, इसके बीच से टॉपिक उठा लिया गया है। जैव जगत, अब जैव जगत ये बायोलॉजी का है, बायोलॉजी में 20 अंक आते थे, 20 अंक आपको पढ़ना है, आज भी पढ़ना है। और अपवर्तन, वे 12 अंक पहले भी थे, अब भी हैं। और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 नंबर का आता था, आज भी आ रहा है। प्राकृतिक संसाधन, जो बीच से अभी बायोगैस वगैरह ना, ये सब, तो यहाँ पे जो है प्राकृतिक संसाधन में आपको
5 नंबर मिलते थे, 5 अंक का सवाल आता था। आज भी 5 अंक का सवाल आएगा। टोटल 70 नंबर का आपका ये देखो, टोटल 70 नंबर का लिखित होगा, 30 नंबर का प्रोजेक्ट और प्रयोगात्मक रखा गया है। ठीक, तो ये कुल रहा आपका स्ट्रक्चर। अब देखिए यूनिट फर्स्ट में जो केमिस्ट्री है, यूनिट फर्स्ट है ना, और उस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, अब ध्यान दीजिए, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, मई जून में मैंने इस टॉपिक को, इस यूनिट को लिया था। इस यूनिट को मैंने आपको रासायनिक समीकरण भी बताया था, संतुलित रासायनिक समीकरण भी बता दिया है। अगर न देखे हो तो पिछले वीडियोज़ हमारे देख सकते हैं आप। संतुलित रासायनिक समीकरण मैंने बता रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है ना, और इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें है ना, अपघटन, वियोजन, प्रतिस्थापन, है ना, ये सारी चीज़ें, उदासीनीकरण, अपचयन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता रखा है। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं मैंने आपको मई जून में सारा का सारा करा दिया है। जो छूटा है, जो लेक्चर यानी जो हमने आपको थ्योरी पढ़ा दिया है, और कुछ आपके जो है चैप्टर जो है क्या कहते हैं, प्रश्नावली भी हो गए हैं, 1-2 प्रश्नावली भी मैंने करा दिया है। जो छूटा है वो मैं इसको इस आने वाले वीडियोज़ में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अम्ल और क्षार, अम्ल, क्षार तथा लवण, इसमें भी हमें पढ़ाना है। इस टॉपिक को मैं अच्छे ढंग से आपको डील करा दूंगा, पढ़ा दूंगा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से पढ़िए। सारा का सारा, सारी की सारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ आपको अच्छे ढंग से सारा कुछ बताने का, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में देखिए ये धातु अधातु में, जैसे मैंने आपको उधर बताया कि धातु अधातु से कुछ काट दिए गए हैं। अब पढ़ने क्या है, ये सक्रियता श्रेणी रख दिया गया है, और धातुओं की आधारभूत जो है, धातुक्रम की आधारभूत विधियाँ, और एक संक्षारण और जो है उसका निवारण, ये रखा गया है। अच्छा टॉपिक है, इजी है ये। और उसके बाद में कार्बनिक यौगिक, इसमें से कुछ नहीं, कार्बनिक यौगिक आपको पूरा पढ़ना है। बहुत अच्छे ढंग से इसको हम पढ़ाएंगे, आपकी समझ में आएगा। तत्वों का वर्गीकरण, जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हटा दिया गया है। तत्वों के जो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्गीकरण क्यों किया जाता है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद में मेंडलीफ की आवर्त सारणी को ही पढ़ना है, और उसमें आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, ठीक है, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म, ये पढ़ना है। अब देखिए जैव जगत यानी बायो में आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम, ठीक है। उसके बाद में प्रजनन, और उसके बाद में फिर आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक। ये 3 चीज़ें हैं आपको पढ़नी है। अब इनके अंतर्गत ये चीज़ें हैं, आपको इन सब को पढ़नी है। उसके बाद में अगर इकाई 3 की बात करें, यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। फिजिक्स में मैंने आपको वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन बता दिया है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना बताया गया है, वक्रता केंद्र क्या होता है बताया गया है, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, है ना, ये सब के बारे में। देखिए फोकस दूरी मैंने बता दिया है, दर्पण सूत्र मैंने निगमन भी करा दिया है। इसमें निगमन सिलेबस में आपके नहीं है, आपको निगमन नहीं पढ़ना है, केवल सूत्र पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये भी हो गया है आपका, मैंने करवा दिया है। अपवर्तन के अंतर्गत अपवर्तन के नियम मैंने बताया है, ठीक है, और अपवर्तनांक भी मैंने बता दिया है। इन सब चीज़ों के बारे में, प्रतिबिंब का बनना, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। हमें जो स्टार्ट करना है अब की जो वीडियो में मुझे स्टार्ट करना है वो है मानव नेत्र, ठीक है ना। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, ठीक, दृष्टि दोष, कारण और निवारण, ठीक है, इन सब के बारे में हम आपको यहाँ से लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, हम इसको कवर कर ले जाएंगे। और फिर लगभग 2-4 वीडियो में हम इस 4 वीडियो में लगभग विद्युत प्रभाव को कवर कर ले जाएंगे, और लगभग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीडियो, ठीक है, और 1 वीडियो 2 वीडियो लगभग इसमें लगेंगे। और हमारा पर्यावरण, इसमें भी 1 वीडियो 2 वीडियो में कवर कर ले जाएंगे।
और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसमें भी लगभग 2 या 3 वीडियो लगेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सारा का सारा कवर कर लिया जाएगा समय से पहले, और रिवीजन भी करा दिया जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी करा दिए जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। ठीक, अब चलते हैं, कुछ बातें आज हो जाएं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला, ठीक है, मानव नेत्र स्टार्ट करेंगे आज, मानव नेत्र। तो ध्यान दीजिएगा, आज शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा बातें हो जाएं। हाँ, बहुत दिन हुआ तो इस पर चर्चा हो जानी चाहिए। चलिए 1 मिनट, चलिए 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 ठीक, आज चलिए हेडिंग डाल लीजिए, मानव नेत्र। ठीक, 1 मिनट। हाँ बस, डिस्चार्ज है, स्कूल से अभी आए हैं। हाँ, इसलिए डिस्चार्ज हो गई है बैटरी। चलिए चलिए चलिए, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मानव नेत्र। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए, मानव नेत्र। अब पहला तो सवाल उठता है, मानव नेत्र है क्या? ठीक है, मानव नेत्र की परिभाषा। ठीक, तो आप क्या कहेंगे मानव नेत्र? हमने शुरू में जब आपको बताया था, प्रकाश के बारे में पढ़ाया था, याद करिए। तो प्रकाश क्या है ये मैंने आपसे चर्चा किया था ना, प्रकाश क्या है इस संबंध में बातें हुई थी। तो प्रकाश की परिभाषा जब मैंने बताया था तो क्या बताया था? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारे नेत्र की सहायता करता है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पर भी हम थोड़ा प्रकाश को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र वो प्रकाशिक यंत्र है। ध्यान दीजिए, मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। ध्यान दीजिए, मानव नेत्र प्रकाशिक यंत्र है जो या जिसके द्वारा समीप और दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। ठीक, तो मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र क्या है? एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, जिसके द्वारा समीप और दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। समझ में आ गया? मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। और कैसा प्रकाशीय यंत्र है? प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। नेत्र जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। तो क्या इसकी परिभाषा क्या होगी? मानव नेत्र अगर पूछा जाए मानव नेत्र क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मानव नेत्र प्रकृति प्रदत्त वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा समीप एवं दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। कंफर्म? ओके, आगे चलें। चलिए, अब 2-3 बिंदु हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। बिंदु नंबर 1 मानव नेत्र के बारे में। बिंदु नंबर 1, जो दृष्टि विस्तार आपसे पूछा जाता है, दृष्टि विस्तार। तो मानव नेत्र की जो दृष्टि विस्तार है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर से अनंत। ठीक, दृष्टि विस्तार की पूछी जाती है, यानी मिनिमम
और मैक्सिमम अधिकतम कितनी दूरी, स्वस्थ जो नेत्र होता है, स्वस्थ जो आँख होता है वो अधिकतम अनंत पर देखता है। आपने देखो आसमान के तारे के भी, हम तारों को भी देख पाते हैं, ठीक है। तो अनंत दूरी पर भी जो स्वस्थ आँख है वो अनंत दूरी पर भी देख सकता है, ठीक है व्यक्ति। और मिनिमम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये 25 सेंटीमीटर से अनंत, ये क्या हुआ, दृष्टि विस्तार हुआ, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट नंबर 2, तो नेत्र के बारे में क्या कहा जाएगा। नेत्र जो है प्रकृति प्रदत्त चीज़ है। नेत्र क्या है, प्रकृति प्रदत्त चीज़ है। तो नंबर 2 पर क्या लिखेंगे, नेत्र प्रकृति प्रदत्त क्या है, प्रकाशिक यंत्र है, या नेत्र प्रकृति प्रदत्त वस्तु है। नेत्र क्या है, प्रकृति प्रदत्त वस्तु है, ठीक। तो ये 2 बातें नेत्र के बारे में हुआ, ठीक। अब अगला हेडिंग है नेत्र की कार्यविधि, ठीक। नेत्र कैसे काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, नेत्र की कार्यविधि। ये हेडिंग डालिए क्या, नेत्र की कार्य विधि, ये हेडिंग डाल लीजिए। तो अगला हेडिंग हम लोगों का है नेत्र की कार्यविधि। नेत्र जो होता है वो कैसे काम करता है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ये नेत्र है, ये मानो नेत्र है, ठीक। अब देखिए, अनंत से जो किरणें आती हैं, ध्यान दीजिए, वो समांतर आती हैं। हमने आपको बताया है उधर, जब अनंत से किरणें, जब हमने आपको जो है प्रतिबिंब का बनना बता रहा था, तो उसमें बताया, मई जून के वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये लेंस है, ठीक है। तो अनंत से किरणें जितनी भी आती हैं वो समांतर होती हैं। तो ये, और ये कितनी दूरी से आ रहा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी से आ रहा है। ये किरणें लेंस से टकराने के बाद कहाँ मिलती हैं भाई, लेंस से टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं। लेंस से टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, और उस बिंदु का नाम क्या होगा भाई, उस बिंदु का नाम क्या है, तो उस बिंदु का नाम है रेटिना। यानी अगर कोई स्वस्थ आँख है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, रेटिना पर। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में फिर बता रहा हूँ, पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा, जहाँ 2 किरणें कट करेंगी, ठीक है, किरणों के कटान बिंदु पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत से आने वाली किरणें, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आने वाली किरणें लेंस से टकराने के बाद कहाँ पे मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं। वो बिंदु का नाम क्या है, रेटिना। तो अब सवाल बनता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ, 1 नंबर का सवाल आता है, पक्का बोर्ड में आता है, इस बार भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक। तो ये बात कंफर्म हुई। कार्यविधि की बात करें, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 2 किरणें, एक तो समांतर ये और एक 25 सेंटीमीटर की दूरी से, ये दोनों किरणें लेंस से टकराने के बाद कहाँ पर मिलती हैं, रेटिना पर मिलती हैं, और वहीं प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, ठीक। और ये जो ये दोनों किरणें जा रही हैं, तो ये इनके बीच ये किससे टकरा कर होकर जाती हैं, ये भी सवाल उठता है भाई। ये निकल रही हैं, यहाँ से किरणें निकल रही हैं, ध्यान दीजिए, ये किरणें जो निकल रही हैं यहाँ, ये जा करके फिर रेटिना पर टकरा रही हैं, तो बीच में किनसे मिलेंगी। तो ध्यान दीजिए, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया, सबसे पहले कहाँ से मिलेंगी, कॉर्निया,
जलीय द्रव, पुतली, नेत्र लेंस, काचाभ द्रव से होकर रेटिना तक पहुंचती हैं। फिर से सुन लीजिए, किससे किससे मिलते हुए? कॉर्निया, जलीय द्रव, पुतली, नेत्र लेंस, काचाभ द्रव और फिर रेटिना पर जाकर के काचाभ द्रव, पुतली, नेत्र लेंस, काचाभ द्रव, है ना, से होकर के रेटिना तक पहुंच जाती हैं। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा जो मानव नेत्र है वो काम करता है। इसका ये चित्र है। ठीक, तो ये हुआ काम। उसके बाद में आपको देखिए, मानव नेत्र में आपके जो सिलेबस में है, बस ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी आपको मैंने दिखाया है सिलेबस, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा और डिटेल, उसका जो है मानव नेत्र क्या है ये थोड़ा बता दिया गया। उसका जो है कंस्ट्रक्शन, ये मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा, है ना, ब्लैक बोर्ड वाला, तो उस पर डिटेल मैं आपको बता दूंगा। इसमें थोड़ा सा आपको समझ भी नहीं आएगा, कम आएगा। बाकी मैं आपको डिटेल में, हाँ, जब ब्लैक बोर्ड वाला वीडियो बनेगा वो, तो अच्छा से मैं आपको स्ट्रक्चर बना के उसका मानव नेत्र का समझा दूँगा। उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको, हाँ, आराम से समझ जाओगे। इसमें आपके सिलेबस में केवल इतना लिखा है, मानव नेत्र, हाँ, कार्य और दृष्टिदोष, कारण और निवारण। ठीक है ना। तो मानव नेत्र है क्या, लेंस कैसे काम करता है, ये आप देखेंगे, है ना। उसके बाद में आप दृष्टिदोष, कारण और निवारण सीधे देखेंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है, हाँ, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। कारण और निवारण आपसे जो पूछेगा, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना, प्रतिबिंब का बनना, कारण और निवारण, इस पे ऐसी इन 2-3 बातों पर आपसे चर्चा की जा सकती है। यही बोर्ड आपसे पूछेगा, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।